देश भर में बर्ड फ्लू का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के 11 जिलों में बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है और कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के 21 जिलों में बर्ड फ्लू फैल गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भी 53 पक्षियों में बर्ड फ्लू सामने आया है, जिसके बाद गुजरात के नर्मदा जिले के सबसे बड़े पक्षी घर को भी बंद कर दिया गया है। तो वहीं केरल ने बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के बाद इसे राज्य आपदा घोषित किया है, जबकि पंजाब ने पोल्ट्री के आयात पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है। और इसके अलावा कर्नाटक में भी कई कौओं के मरने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया। जिस नंदीग्राम की लड़ाई से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी, उसी नंदीग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी की घेरेबंदी की तैयारी कर ली। नंदीग्राम में बीजेपी ने एक बड़ी रैली, जिसमें साफ हो गया कि अगले कई दिन तक बंगाल की राजनीति का केंद्र नंदीग्राम ही रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने 18 जनवरी को नंदीग्राम में रैली करने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने 19 जनवरी को एक और रैली करने की घोषणा कर दी। 18 को तृणमूल कांग्रेस की रैली है देखाली में, हम लोग 19 को उसका काउंटर रैली करेगा। नंदीग्राम में हुई रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उनकी उम्मीद से दुगने लोग सभा में पहुंचे। के हिसाब से 80,000 का अरेंजमेंट था, लेकिन आपका सामने ही आप देख लिया, ये 1.5 लाख से भी ज्यादा आदमी का इधर असेंबली हुआ। रैली में शुवेंदु अधिकारी के अलावा मुकुल रॉय, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे और सभी नेताओं के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। ममता के नंदीग्राम के आंदोलन का जिक्र भी रैली में कई बार हुआ। उस आंदोलन में ममता बनर्जी के साथी रहे शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी अब बीजेपी के साथ, जिसे भुनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी को धोखा दिया। ममता जी को नेता बनाने वाले इस भूमि पर ये दो चाणक्य बैठे हैं, मुकुलदा और शुवेंदुदा, इनको धोखा किसने दिया? ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने नंदीग्राम के आंदोलन की भी याद दिलाई। आंदोलन के वक्त ममता ने गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों को सरकार बनने पर जेल भेजने का वादा किया था। ममता जी ने शपथ ली थी, कहा था कि वे सब अधिकारी जिन्होंने गोली चलाई थी उनको मैं जेल भेजूंगी। क्या एक को भी जेल भेजा क्या? नंदीग्राम को टीएमसी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस बार प्रवासी दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। कोरोना की वजह से इस साल सम्मेलन को वर्चुअल किया जा रहा है। वहीं इस बार सम्मेलन में मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। इस मौके पर युवाओं के लिए आयोजित हुई भारत को जानो ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के विजेताओं की भी घोषणा की जाएगी। वहीं सम्मेलन में समापन भाषण प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे। कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं कि बर्ड फ्लू ने पूरे देश में अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। पहले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, अब मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिलने से दहशत बढ़ गई। इन हालात से निपटने के लिए कई राज्यों में प्रशासन भी मुस्तैद हो गया, ताकि चिड़ियों से फैलने वाला ये वायरस लोगों के खाने की प्लेट तक न पहुंच सके। देश के बाकी कई राज्यों की तरह यूपी में भी राज्य सरकार ने मुर्गे मुर्गियों और चिड़ियों की निगरानी तेज कर दी। मेरठ प्रशासन ने बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और उसे पूरे इलाके पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। हमने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी क्षेत्र में यंग बर्ड्स की ज़्यादा संख्या में मौत को तुरंत हमें या वन विभाग को सूचित करें। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी कई मुर्गे मुर्गियों के मरने की खबर सामने आई, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेज दी गए। हालांकि अभी वहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बिहार सरकार ने साफ किया कि वो किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। हम लोग चौकन्ना है और सब जगह जांच की जा रही है। इसके अलावा गुजरात, केरल, हिमाचल और कर्नाटक से भी कई कौओं को के संदिग्ध हालात में मरने की खबरें सामने आई और उन राज्यों में भी दहशत बढ़ गई। बर्ड फ्लू की वजह से जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें राजस्थान काफी ऊपर है। अब तक राजस्थान के 11 जिलों में बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है और कई पक्षियों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात के जूनागढ़ में भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है।
इसी खतरे को देखते हुए गुजरात के नर्मदा जिले के सबसे बड़े पक्षी घर को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा हिमाचल में भी कई पक्षियों की मौत राज्य सरकार के लिए चिंता का कारण बन चुकी है, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू को बताया गया। इसके अलावा कर्नाटक में भी कई कौवों के मरने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया। गुजरात के भरूच से कुछ दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां एक मंदिर में फोटो खिंचवाने के दौरान एक महिला कुएं में गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वो कुएं के अंदर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ी थी और अचानक उसका संतुलन बिगड़ने से वो नीचे गिर गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसके साथ मौजूद दूसरी महिला तक को पता नहीं चला कि अचानक वो कहाँ गई और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। कई फीट ऊंचाई से गिरने की वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महाशक्ति बनने का ख्वाब पाले बैठा चीन, जो आए दिन दूसरे देशों को युद्ध की धमकी देता रहता है, जालिम मौसम ने उसकी हेकड़ी निकाल कर रख दी। चीन के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी और खून जमा देने वाली ठंड ने लोगों को पंगु बनाकर रख दिया। वहां के इनर मंगोलिया प्रांत के एक शहर में तो तापमान -46 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी ही जम जाता है, लेकिन पारा उससे भी कई डिग्री नीचे तक लुढ़क गया। नतीजा, कोरोना के बाद ठंड ने चीन में लॉकडाउन लगा दिया। वहां के उत्तर पूर्वी छोर पर हेलोंगजियांग प्रांत में भी ठंड ने ऐसी बेरहमी की कि शहर घने कोहरे से ढके दिखे, बिल्कुल वीरान नजर आए। राजधानी बीजिंग तक में ठंड ने 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन पहले वहां तापमान -19 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इस वजह से एक झील जो शहर की खूबसूरती बढ़ाती थी, वो ही जमी हुई नजर आई। आसमान से बरसती बर्फ जब तक जमीन पर गिर रही थी तब तक तो लोगों का मन मोहती रही, लेकिन जब उसने सड़क पर जमना शुरू किया तो गाड़ियों की शामत आ गई। खूबसूरत बर्फ ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बिहार के औरंगाबाद का नाम बदलने की भी मांग की है। संजय राउत ने कहा कि औरंगाबाद का नाम वीर सावरकर के नाम पर कर देना चाहिए। तो वहीं जेडीयू ने शिवसेना की तुलना प्रवासी पक्षी से करते हुए पलटवार किया और कहा कि राउत पहले महाराष्ट्र संभाल लें। तो वहीं बीजेपी ने शिवसेना को सत्ता के लिए लालची पार्टी बताया। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नाम को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में खींचतान जारी है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा था। ये मेरी मांग है कि बिहार के औरंगाबाद का भी नामकरण कर दीजिए। क्या नाम देना है वो आप मुझे बताइए, हम सब मिलकर तय करेंगे। चाहे वीर सावरकर के नाम से उस जिला का नाम कर दीजिए। भारत में राजनीति का इतिहास आने वाले भविष्य में जब भी लिखा जाएगा, शिवसेना का नाम अवसरवादी राजनीति के लिए, सत्ता लोलुप राजनीति के लिए स्वर्ण अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और जिस तरीके से शिवसेना राजनीति कर रही है कांग्रेस की गोद में बैठकर, तो अपने आप में भी हास्यास्पद है। संजय राउत जी एक प्रवासी पक्षी की तरह आमतौर पर बिहार के बारे में कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। अपना प्रदेश तो इनसे संभलता नहीं है। लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू करने से पहले देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन किया। इस अभियान के जरिए टीका लगाने के अभियान में होने वाली परेशानियों को परखा गया और ठीक वही प्रक्रिया अमल में लाई गई जो वैक्सीन लगाने के लिए अपनाई जाएगी। दिल्ली के मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भी ड्राई रन किया गया। वैक्सीन लगवाने पहुंचे हर शख्स का गेट पर ही बुखार मापने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। प्रोसेस ये है, ये जो यहाँ पर गार्ड मौजूद हैं, इनके हाथ में थर्मल स्कैनर है। ये पहले थर्मल स्कैन करेंगे और जांच करेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना है और उसके बाद ही आपको अंदर अलाउ किया जाएगा। अस्पताल में एक वेटिंग रूम भी बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को वेटिंग रूम में ही बिठाया जाएगा। ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आज वैक्सीन लगनी है, डमी वैक्सीन लगनी है, इसलिए इस तरीके से बैठाया गया। बैठने का भी इंतजाम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोविड प्रोटोकॉल का जिस तरीके से हम पालन करते हैं। कुछ ऐसी ही तैयारी कस्तूरबा अस्पताल में भी हुई। तैयारियां देखने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश भी पहुंचे। ड्राई रन से हम अभ्यास कर रहे हैं, हम इस बड़े अभियान को कैसे सफल बनाएंगे। ड्राई रन के दौरान सबसे ज़्यादा ख्याल वैक्सीन देने के बाद मरीज की निगरानी का रखा गया। इसके लिए वैक्सीन लगाने के वक्त आसपास के अस्पतालों से भी संपर्क रखा जाएगा, ताकि अगर वैक्सीन देने के बाद किसी मरीज की हालत बिगड़े तो फौरन उसका इलाज शुरू किया जा सके।
इसीलिए मुंबई के एक अस्पताल में तो बाकायदा आईसीयू बेड का इंतजाम वैक्सीनेशन वाले कमरे के बिल्कुल पास किया गया। ये ऑब्जर्वेशन रूम के ठीक साथ ही यहाँ पर आईसीयू बेड्स लगाए गए हैं। अगर उसको वैक्सीन के बाद कोई तकलीफ होती है तो उसे यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। वैक्सीन लगाने की तैयारियों के तहत पूरे अस्पताल को ही वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया। वैक्सीन लगाने के लिए भी कई कमरे बनाए गए ताकि बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ वैक्सीन लगाई जा सके। ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। यहाँ पे हर वैक्सीनेशन रूम में एक नर्स और एक डॉक्टर यहाँ बैठे होंगे। इस बार का ड्राई रन 33 राज्यों में एक साथ किया गया। चेन्नई में चल रहे एक ऐसे ही ड्राई रन को देखने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे। अस्पताल में चल रहे ड्राई रन के सारे इंतजामों का स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया। इटली के नपोली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक अस्पताल की पार्किंग धंस गई, जिससे वहां गहरा गड्ढा बन गया और वहां खड़ी कई गाड़ियां उसी गड्ढे में समा गईं। ये गड्ढा काफी बड़ा था और काफी गहरा भी था, जिसमें कई गाड़ियां मलबे में दबी नजर आईं। इतना ही नहीं, वहां लगे बिजली के खंभे भी उस गड्ढे में समा गए, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल की बिजली ठप हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई और जानकारी मिलते ही वहां राहत बचाव की टीमें पहुंची और गड्ढे में गिरी गाड़ियों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई। जहरीली शराब पीने से गांव के जिन लोगों की मौत हुई, उनके घरों में कोहराम मच गया। कल तक जिन घरों में चहल पहल थी, वहां मातम पसर गया। घर वालों की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस घटना में किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी का बेटा इस दुनिया से चला गया तो किसी ने अपना भाई गंवा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को भी हिरासत में ले लिया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश से लाए गए इन हथियारों को दिल्ली एनसीआर के बदमाशों तक पहुंचाने की तैयारी थी, जिसकी खुफिया जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले से ही मिल गई और फिर पुलिस ने उन हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गाड़ी से 35 पिस्तौल बरामद किए गए। उन्हें बड़ी चालाकी से गाड़ी के दरवाजों और सीट के नीचे छिपाया गया था। ब्रिटेन से आने जाने वाले विमानों को सीमित संख्या में फिर शुरू करने के सरकार के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने कोरोना के नए और खतरनाक रूप से निपटने के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट होगा और इसका खर्च भी यात्रियों को ही उठाना होगा। इस जांच में जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, जबकि नेगेटिव आने वाले यात्रियों को निगरानी के लिए 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। उसके बाद उन्हें अपने घरों पर भी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश अभी 1 हफ्ते के लिए जारी किया गया है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस पर एक घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा। ये घटना उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि पुलिस वालों ने उस घर के एक सदस्य को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, घर के दूसरे सदस्यों के साथ ही पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की। इस दौरान उन लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक ना चली। बाद में उस लड़के का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, जिसे पुलिस वालों ने पीटा था। अफ्रीकी देश घाना में नई सरकार के शपथ समारोह के दौरान वहां की संसद अखाड़े में बदल गई। घाना में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक निर्दलीय सांसद के बूते मौजूदा राष्ट्रपति दोबारा सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन जब उनकी पार्टी के एक सांसद स्पीकर पद की शपथ लेने संसद पहुंचे तो वहां बवाल शुरू हो गया। विपक्षी सांसद सत्ता पक्ष के सांसदों से भिड़ गए। जबानी जंग देखते देखते हाथापाई और फिर मारपीट में बदल गई। विपक्षी सांसद अपनी मेजों से कूदकर नीचे आ गए और हंगामा करने लगे।
शपथ का कार्यक्रम न हो सके, इसके लिए वहां जमकर बवाल किया गया। जवाब में सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी खूब हंगामा किया। कई सांसद तो सदन के अंदर ही नाचने गाने लगे। बवाल जारी ही था कि तभी कई सैनिक सदन के अंदर घुस आए। इन सैनिकों ने विपक्षी सांसदों को रोकने और समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे वो और भड़क गए। काफी देर तक सदन में ऐसे ही हंगामा होता रहा, लेकिन इसी हंगामे के बीच स्पीकर को शपथ दिला दी गई। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेलवे पुलिस के 2 जवानों ने पति पत्नी को चलती ट्रेन से गिरने से बचा लिया। जिस वक्त ये घटना घटी उस समय वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही थी कि ट्रेन में चढ़े इस दंपति की जान खतरे में पड़ गई, जिन्हें प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस कर्मियों ने जिंदगी का वरदान दे दिया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई उनमें साफ दिखा कि रेलवे पुलिस के ये दोनों जवान तेजी से ट्रेन की तरफ भागे और ट्रेन से गिर रही महिला को अंदर की तरफ धकेला। तभी उसके बाद वाले कोच में सवार उसके पति का भी अचानक संतुलन बिगड़ा, जिसे इसी तरह दोनों रेलवे पुलिस कर्मियों ने बचाया। हालांकि उस आदमी के हाथों में मौजूद सामान प्लेटफॉर्म पर गिर गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक डॉल्फिन की हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉल्फिन की हत्या का ये वीडियो कई दिन पुराना है, जिसके वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी से बहकर आई डॉल्फिन पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला करते दिखे। इंसानियत भूल चुके इन लोगों ने जल्द ही डॉल्फिन को मौत के घाट उतार दिया। पर फालतू मार दो यार। यही नहीं, इसकी मौत का तमाशा भी बनाया गया। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब ये वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस भी हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मारने वाले हैं उनकी पहचान करके उसमें से 3 लोग गिरफ्तारी कर ली है। गंगा में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन भटककर नहर के रास्ते वहां पहुंच गई थी, लेकिन वन विभाग को बताने के बजाय गांव वालों ने उसे जाल लगाकर पकड़ लिया। केंद्र सरकार ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च कर दिया। ये पहला मौका है जब सरकारी कैलेंडर और डायरी को डिजिटल रूप में लॉन्च किया गया। बताया गया कि अभी केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया गया है और जल्द ही 11 भाषाओं में इसे लॉन्च किया जाएगा। इस डिजिटल कैलेंडर की हर महीने की थीम भी अलग रहेगी। जनवरी की थीम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित है, जबकि फरवरी महीने की थीम रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित होगी। इसी तरह हर महीने अलग अलग हस्तियों पर डिजिटल कैलेंडर की थीम को बनाया गया है। इस डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसी भी स्मार्टफोन पर प्ले और स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पहले ये पंचायत तक पहुंचता था, हम इतना छापते थे, कागज खर्च करते थे। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ ऑफिसेस में पेपरलेस गवर्नेंस आ गया। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। moneycontrol.com की रिपोर्ट है कि दुनिया भर के उद्योगपतियों की संपत्ति के आंकड़े बताने वाली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलॉन मस्क अमेजॉन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस को पिछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। टेस्ला कंपनी के शेयरों में आई तेजी की वजह से एलॉन मस्क की कुल संपत्ति $188 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 14 लाख करोड़ रुपए हो गई। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अलावा एलॉन मस्क स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ भी हैं। टेस्ला वही कंपनी है जिसे एक समय एलॉन मस्क बेचना चाहते थे और एप्पल के सीईओ टिम कुक को उन्होंने इसकी पेशकश भी की थी। हालांकि एप्पल ने टेस्ला कंपनी को खरीदने से इनकार कर दिया। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां कर्फ्यू लगाने पर भड़के लोगों ने सड़कों पर खूब उत्पात मचाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जो लोगों को कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने सड़कों पर उतरकर बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने जगह जगह टायर जलाए और इस फैसले पर अपनी खीज जाहिर की। प्रदर्शन करने वाले लोगों में नौजवान और नाबालिग भी शामिल थे। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस कदम से भूखे मरने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। xanaa lu mu dee war na ko voter ensemble ba pare mais warul tëb tëb rek xëy ñu tey un bon jour। अमेरिका से जंग जैसे हालात के बीच ईरान उसे धमकाने और उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इस बार उसने जमीन के अंदर मौजूद मिसाइलों के जखीरे का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया।
इसी हफ्ते उसने दुनिया को अपने ड्रोन्स की ताकत दिखाई थी, जबकि इससे पहले वो परमाणु बम बनाने की धमकी भी दे चुका है। लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही वहां से एक नई तस्वीर भी सामने आ गई। इस वीडियो में जमीन के अंदर मौजूद एक खुफिया ठिकाने में सैकड़ों मिसाइलें नजर आईं। ऐसा लगा जैसे ईरान ने सुरंग में ही पूरी बस्ती बसा रखी हो। इस सुरंग में ट्रकों की लंबी कतार नजर आई। इन ट्रकों में भी मिसाइलें रखी हुई थी। दावा किया गया कि यह खुफिया ठिकाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है और यहां से कभी भी समंदर में मौजूद दुश्मन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यानी समंदर का सबसे अहम रास्ता ईरान की सीधी जद में है। जमीन के भीतर होने की वजह से दुश्मन को मिसाइल लॉन्च होने का पता भी नहीं चलेगा। यही नहीं, उसके लिए पलटवार भी मुश्किल साबित होगा। बताया गया कि ईरान ने एक दो नहीं ऐसे कई ठिकाने बना रखे हैं जहां से वो दुश्मन पर तबाही बरसा सकता है। ईरान के ये तेवर देख सुपर पावर अमेरिका और इलाके में उसके दूसरे साथी टेंशन में हैं और उन्हें जंग का खतरा सता रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें हवा में गोली चलाकर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि टूर्नामेंट के उद्घाटन से पहले हवा में एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई गईं। फायरिंग करने से पहले वो आदमी राइफल में गोली लोड करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। जब उससे नहीं हुआ तो उसने बगल में खड़े एक दूसरे आदमी को राइफल थमा दी, जिसने फौरन उसमें गोली लोड कर राइफल उसे वापस दे दी। इसके बाद उस आदमी ने बिना देर किए आसमान में 2 गोलियां दाग दी। गोली चलते ही उसके बगल में खड़े गांव के प्रधान ने फीता काट दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एक साथ कई कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहले से ही इस महामारी की चपेट में, और इस बीच दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सैकड़ों कौवों की मौत ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। कौवों के मरने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही राजधानी में बर्ड फ्लू की दस्तक का डर भी सताने लगा। जिस तरह से कौवों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम उस पार्क में पहुंची जहां जमीन पर कई मरे हुए कौवे पड़े थे। की जांच की जाएगी हॉस्पिटल में जाके कि देखते हैं कि इतने सारे कौवे एकदम से क्यों मरे। उस पार्क की देखरेख करने वाले ने बताया कि रोजाना 40 से 50 कौवों की मौत हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से राहत देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक महिला और उसके नवजात बच्चे को सेना के जवानों ने अपने कंधों पर लाद कर उसके घर तक पहुंचाया। भारी बर्फबारी की वजह से रास्तों पर कई फीट बर्फ जमा होने से महिला को उसका परिवार गाड़ी से ले जा नहीं पा रहा था। ऐसे में बिना वक्त गवाए सेना के कई जवान उसकी मदद के लिए पहुंचे और महिला को कंधे पर उठाकर चलने लगे। रास्तों पर कई फीट मोटी बर्फ को पार करते हुए जवान बेहद संभल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये रास्ता कितना मुश्किल था, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि एक जवान अचानक फिसल गया और उसका लगभग पूरा शरीर बर्फ के अंदर दब गया। हालांकि बाद में कई जवानों और लोगों ने एक दूसरे का हाथ बांटा और महिला को उसके नवजात बच्चे को सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। पहले आसान लोन और फिर वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ऐप अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों का शोषण करने के लिए चीन की कंपनियों के लोन देने वाले कई ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस तरह की ऐप की वजह से देश में कई लोग खुदकुशी जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। ये ऐप हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का लोन बेहद कम जांच पड़ताल के आसानी से दे देते हैं, लेकिन लोन की रकम वसूलने के लिए गुंडागर्दी पर उतरने में भी देरी नहीं करती। हैरानी की बात यह है कि लोन देने वाली ऐप ग्राहकों की निजी जानकारी और फोन में मौजूद दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर पहले ही चुरा लेते हैं। फिर रकम की वसूली के लिए पहले तो ग्राहकों से गाली गलौज करके उन्हें परेशान करते हैं और उससे भी काम ना होने पर दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन पर ग्राहकों को बदनाम करते हैं। कोरोना संकट के कारण पैसे की दिक्कत होने की वजह से कई लोगों ने ऐसे ऐप इस्तेमाल किए और फिर इनके जाल में फंस गए। दिल्ली और मुंबई की पुलिस के पास ऐसे ऐप की तरफ से वसूली करने वालों की शिकायतों की बाढ़ आ चुकी है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर बर्धमान जाएंगे। वो आज पूरा दिन किसानों के साथ बिताएंगे। नड्डा का ये लगातार दूसरे महीने बंगाल का दौरा है। पिछले महीने बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा करके नड्डा अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो जगदानंदपुर गांव में घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करेंगे। नड्डा आज जगदानंदपुर गांव में कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित कर राज्य भर में बीजेपी के विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की जाने वाली 40,000 सभाओं की भी शुरुआत करेंगे। वहीं दिन का खाना वो उसी गांव में एक किसान परिवार के घर पर खाएंगे। उसके बाद दोपहर 3:15 बजे जेपी नड्डा बर्धमान में एक रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की भी आपको अब जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव जितवाएंगे वहाँ पे। आपने दूसरे राज्यों में भी जीता, तो क्या स्थिति है चुनाव में? क्या भाजपा सरकार बना रही है? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। अब की बार 200 पार। लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं टीएमसी के जो मंत्री हों या बड़े नेता हैं, वो सब शामिल हो। तो क्या पहले ही उन लोगों ने भांप लिया है, या ये जो विपक्ष कहता है कि भाजपा के पास अपने नेता नहीं है, वो दूसरे के इंपोर्ट कर रही है, वो स्थिति है? विपक्ष क्या कहता है उस पर मत जाओ। विपक्ष अब देश में बचा कहाँ है? एक इटली में है, बाकी लोग सर्दी से आराम में है। जहाँ तक टीएमसी वालों का कहना है, तो टीएमसी वाले सोचें कि उनके पास बिकाऊ माल था क्या अभी तक, जो ऐसा कह रहे हैं बेच लिए खरीद लिए। वहाँ पर आम जनता खड़ी हो गई है, कार्यकर्ता नहीं। ममता दीदी के कुशासन को समाप्त करने के लिए। और जनता जब खड़ी हो जाती है तो आप ये तय मानिए कि सूपड़ ही साफ होता है उस पार्टी का। हालांकि टीएमसी और कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष के बंगाल दौरे को ड्रामा करार दिया। ये सब नाटक है। बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। नड्डा जी, आपके लिए बहुत बड़ा एक गड्ढा तैयार हो गया बंगाल में। वो गड्ढा में गिर जाएगा, उठाने नहीं सकेगा। जिस लोग कब ले रहा है साथ में, ये लोग आपको उठाने नहीं सकेगा। They are the great dramatists of our country. It is nothing but a drama. पिछले महीने जब नड्डा बंगाल पहुंचे थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जाते वक्त उनके काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई बीजेपी नेता घायल हुए थे, लेकिन ठीक एक महीने बाद बीजेपी अध्यक्ष फिर से बंगाल पहुंच गए हैं। दरअसल इस साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएमसी बीजेपी में सीधी टक्कर है, इसलिए इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है। कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और 15 जनवरी को एक बार फिर दोनों पक्षों की बैठक होगी। पिछली बार की तरह ही इस बार भी किसान नेताओं की सुई कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर अटक गई और बैठक में उन्होंने सरकार के आगे दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रखा। यही नहीं, बैठक में कुछ किसान नेता अपनी सीट पर एक पेपर लगाकर बैठे जिस पर या मरेंगे या जीतेंगे लिखा था, क्योंकि करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक की शुरुआत में ही सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि कृषि सुधार कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार ने उनसे दूसरा विकल्प मांगा और संशोधन का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन किसान नेता अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन के नेता विवाद सुलझाए बिना विज्ञान भवन से बाहर निकल आए। 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान नेता वापस अपनी बसों में बैठकर यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं के अड़ियल रुख के बावजूद सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। जबकि किसान नेताओं के तेवर में कोई नरमी नहीं दिखी। आज उन्होंने एक उल्टा पटका मारा कि नहीं, हमने तो दूसरे संगठनों और प्रांतीय सरकारों से बात करनी थी, वो की हमने, वो इसके पक्ष में नहीं है। सरकार ने 4 जनवरी की बैठक में ही ये साफ कर दिया था कि वो कृषि सुधार कानूनों पर कोई भी फैसला देश भर के किसानों की सहमति से लेगी और किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में उसने देश के उन किसानों की राय बताई जो आंदोलन का हिस्सा नहीं है।
सरकार के मुताबिक देश के बहुत सारे किसान कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं, इसलिए वो उन्हें वापस नहीं लेगी। यही नहीं, खबर है कि सरकार की ओर से किसान नेताओं से कहा गया कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जहां केंद्र सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक बेंच बनाने की अपील करेगी और किसानों को भी अदालत से ऐसी ही अपील करनी चाहिए, जिसके बाद संवैधानिक बेंच इस मामले को सुलझाएगी। लेकिन किसान नेताओं ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो 10 जनवरी को इस मुद्दे पर एक बैठक करेंगे और फैसला लेंगे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं। इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता जता चुकी और 11 जनवरी को उस याचिका पर सुनवाई भी होनी। राजद्रोह केस में कंगना रनौत ने अपना बयान दर्ज कराया। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजद्रोह केस में अपने बयान दर्ज करवाए। पुलिस स्टेशन आने से पहले कंगना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है। कंगना पर अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 294 में 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूएई क्रिकेट टीम के उप कप्तान चिराग सूरी समेत 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि वहां के क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया कि दोनों खिलाड़ियों की तबीयत ठीक है, लेकिन अभी वो क्वारंटीन रहेंगे। कोरोना होने के बाद अब ये दोनों खिलाड़ी आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेलने नहीं उतरे। खबर है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को भेजी गई एक चिट्ठी से हड़कंप मच गया। दावा है कि इस चिट्ठी में सीएम को मारने की साजिश का जिक्र है। अब इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह राजवाना मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र को राजवाना की फांसी की सजा पर 26 जनवरी तक फैसला लेने को कहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी राजवाना पिछले 25 साल से जेल में है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इससे पहले धनखड़ अक्टूबर में भी अमित शाह से मिले थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ कल रात ही दिल्ली पहुंच गए हैं। राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से ही धनखड़ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं। बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। It is normal for a governor to interact with the Union Home Minister on various issues concerning state of governance and other situations. पटना में नौकरी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए पिछले 2 साल में 2 बार परीक्षाएं हुई। उनके नतीजे भी घोषित किए गए, लेकिन उनमें सफल होने वालों की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई, जिस पर उनके सब्र का बांध टूट गया और वो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस ने न केवल उन्हें खदेड़ दिया बल्कि कुछ अभ्यर्थियों पर लाठियां भी चलाई। इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की लाठी से बचने के लिए अभ्यर्थी इधर उधर भागते न गए। कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिस पर उन्होंने सवाल भी उठाए। बाद में उन अभ्यर्थियों ने नौकरी मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। कोलकाता में कारोबारी के यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ने से बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। दरअसल बालीगंज, भवानीपुर और अलीपुर समेत कई इलाकों में 5 जनवरी को इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। कपड़ा और रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एक व्यवसायी के दफ्तर पर छापे पड़े थे। सूत्रों के मुताबिक कपड़ा व्यवसायी के टीएमसी के कुछ नेताओं से अच्छे संबंध हैं। इस व्यापारी पर कई फर्जी कंपनियों और जमीन की खरीद बिक्री के जरिए पैसे की हेराफेरी करने और करोड़ों की टैक्स चोरी करने का भी आरोप है। इन छापों में 365 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है और इसके अलावा छापेमारी में 3 करोड़ रुपए कैश और 72 लाख रुपए के गहने भी जब्त किए गए हैं। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की बैठक से पहले आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का एक और दिखावा सामने आया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही लाहौर की एक कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने उसे ये सजा आतंकी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद देने के आरोप में सुनाई।
लेकिन लखवी पर पाकिस्तान में हुई ये कार्रवाई दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की है, क्योंकि जल्द ही FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान पर आतंकी गतिविधियों की वजह से ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बन रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उसे विदेशों से मिलने वाली मदद बहुत हद तक बंद हो जाएगी। हालांकि अभी वो इस लिस्ट में ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। यही वजह है कि पहले हाफिज सईद, फिर मसूद अजहर और अब लखवी पर हुई इस कार्रवाई को पाकिस्तान का दिखावा बताया जा रहा है। FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। ये आग अस्पताल के ICU में लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी ही देर में फैल गई। यहां पर कुल 17 बच्चे थे, जिनमें 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जहां अस्पताल में ये आग लगी और इसमें आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, ये आग अस्पताल के ICU में लगी थी और ये आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी ही देर में ये पूरे अस्पताल में फैल गई और जहां पर 17 बच्चे थे, जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर और दर्दनाक खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई है। ICU में ये बच्चे भर्ती थे। 17 कुल संख्या थी बच्चों की, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी ही देर में ये ICU में पूरी तरह से फैल गई, जिसमें 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि आग किस वजह से लगी, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दर्दनाक हादसा हुआ है ये भंडारा के जिला अस्पताल में, जहां 10 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई। ICU में ये आग लगी थी, जिसमें 17 बच्चे मौजूद थे और जिनमें 10 बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र का ये पूरा मामला है। भंडारा में ये अस्पताल है जहां पर ये आग लगी। बेहद ही दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। ये आग अस्पताल के ICU में लगी थी और आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी ही देर में पूरी तरह से ये फैल गई और यहाँ पर कुल 17 बच्चे थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। भंडारा में दर्दनाक ये हादसा हुआ है। ICU में 17 बच्चे थे, जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो गई। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भंडारा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अस्पताल में आग लगी, ICU में आग लगी, जिसमें 17 बच्चे मौजूद थे और 10 बच्चे उसमें अपना दम बच्चों ने तोड़ दिया। महाराष्ट्र के भंडारा का ये पूरा मामला है। हालांकि बड़ी लापरवाही है ये ICU में आग लगना और जिसमें 17 बच्चे मौजूद हों और जिनमें 10 बच्चों की मौत हो जाना। लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे वजह क्या रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के भंडारा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अस्पताल में आग लगी और ICU में ये आग लगी, जिसमें 17 बच्चे मौजूद थे, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद बुरी खबर ये सुबह सुबह आ रही है, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। और आपको बता दें, ये आग ICU में लगी, जिसमें 17 बच्चे मौजूद थे, जिसमें 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। लगातार जांच पड़ताल जारी है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और आपको बता दें, भंडारा के जिला अस्पताल में ये आग लगी, जिसमें झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। ये आग अस्पताल के ICU में लगी थी और आग इतनी भयंकर थी कि पल भर में ये पूरी तरह से ICU में फैल गई, जिसमें 17 मासूम बच्चे मौजूद थे, जिसमें 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आग कैसे लगी। जांच जारी है वहां पर। इस वक्त आपको बता दें, भंडारा महाराष्ट्र की ये घटना है, जहां पर भंडारा के अस्पताल में ये हादसा हुआ, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। मुंबई के घाटकोपर में 2 लड़कों के मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो दोनों शहर की एक सड़क पर जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिए। दोनों लड़के अपनी मोटरसाइकिल पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे। उनके पीछे दूसरी गाड़ियां भी आती दिखी।
तभी स्टंट करने के दौरान एक लड़के का संतुलन बिगड़ा और वो काफी कोशिशों के बाद भी पलटी खाते हुए मोटरसाइकिल से सड़क पर आ गिरा। जैसे ही मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उनकी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई और दोनों को पकड़ लिया गया। बड़ी गलती हो गई, आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों लड़कों ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के साथ मुर्गे मुर्गियों के कारोबार पर भी इसका खासा असर पड़ा। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मुर्गे मुर्गियों की बिक्री भी कम हो गई, जबकि कुछ जगहों पर लोगों ने मुर्गे और मुर्गियां खरीदना ही बंद कर दिया। दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरे राज्यों की खबरों ने दिल्ली वालों को भी डरा दिया। दिल्ली की जिस गाजीपुर मंडी में मुर्गे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहां खरीदारों की तादाद घटकर आधी रह गई। लोगों में जिस तरह का डर दिख रहा है, जाहिर है कि आने वाले दिनों में संकट थोड़ा गहरा सकता है। लोगों के इस डर का सबसे ज्यादा नुकसान पोल्ट्री फार्म वालों को उठाना पड़ा। गुजरात में जैसे ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दी तो अहमदाबाद के सभी सरकारी पोल्ट्री फार्म पर मुर्गे मुर्गियों की बिक्री बंद कर दी गई। बर्ड्स और पोल्ट्री के एग्स है वो भी हमने टेम्पररी सेल के लिए अभी यहाँ से बंद कर दिया है। राजस्थान में कई परिंदे बड़े बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं और इसका सीधा असर वहां चिकन के कारोबार पर पड़ा है। जयपुर में कुछ दिन पहले तक 100 रुपए किलो से ऊपर बिकने वाला चिकन गिरकर 60 रुपए किलो पर पहुंच गया। कस्टमर का 40% भी कम हो गया इसके अंदर, मुंह मुर्गी के अंदर बहुत फर्क पड़ गया इस चीज़ के अंदर। बर्ड फ्लू का असर केवल मुर्गियों की बिक्री पर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डर के मारे कई लोगों ने अंडे खरीदने भी बंद कर दिए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लोगों को बर्ड फ्लू से दहशत में न आने की सलाह दी। उन्होंने ये दावा भी किया कि बर्ड फ्लू के पक्षियों से इंसानों में फैलने की बहुत कम संभावना है। कोई भी जो चिकन खाता है या एग खाता है, उबाल के खाते हैं। इस देश में रॉ मीट और रॉ एग वैसे भी नहीं खाया जाता, और उबालने या पकाने के बाद इसकी कोई संभावना इसके स्प्रेड की नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग शाम के वक्त लगी, जो कि केमिकल के बड़ी मात्रा में होने की वजह से फैलती चली गई। किसी ज्वालामुखी की तरह थोड़ी थोड़ी देर में वहां धमाके होते रहे, जिससे आग तो फैली ही, साथ में धमाकों की आवाज ने वहां जुटे लोगों को हिलाकर रख दिया। रात होते होते मंजर पूरी तरह से बदल चुका था। रात के काले अंधेरे में वहां कुछ दिख रहा था तो वो था आग के साथ उठता धुआं। धुआं भी इतना कि वो पूरे इलाके में इस कदर फैल चुका था कि काफी दूर तक तो सब कुछ दिखना लगभग बंद हो चुका था। फैक्ट्री में भीषण आग लगी तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम तेज कर दिया। इस आग को कई घंटों की मेहनत के बाद बुझाया जा सका। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर उत्तरायण पर्व के मौके पर कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी, क्योंकि अदालत ने ही तैयारियों पर सरकार से जवाब मांगा था। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि सरकार ने अपने जवाब में बताया कि उत्तरायण के मौके पर छत पर पतंग उड़ाते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना होगा, जबकि गर्भवती महिलाओं और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को छत पर न जाने की सलाह दी गई। साथ ही सार्वजनिक जगहों और रास्तों पर पतंग उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पतंग उड़ाते वक्त छत पर लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक होगी। तो वहीं हाउसिंग सोसाइटी में बाहरी लोगों के आने पर रोक रहेगी। छत पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो सकेगी। सरकार के मुताबिक इस बार ड्रोन से निगरानी की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के धौलपुर से दिल दहलाने देने वाली एक वारदात सामने आई, जिसमें एक होटल मालिक को दो बदमाशों ने उसी के होटल में घुसकर जान से मारने की कोशिश की। इस हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जो कि वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में होटल मालिक रिसेप्शन पर बैठा दिखाई दिया, जिसके सामने एक बदमाश आकर बैठ गया। इससे पहले कि होटल मालिक कुछ समझ पाता, तभी सीढ़ियों के पास मौजूद दूसरे बदमाश ने उस पर फायरिंग कर दी और फौरन वहां से भाग गया। जैसे ही उसने गोली चलाई, वो अपनी जान बचाने के लिए मेज के नीचे छिप गया। इतने में ग्राहक बनकर आया बदमाश भी वहां से फरार हो गया। भैया को गोली देकर चले गए और ये सब कराया हुआ अनूप सिंगल का है, जिससे मैं अब डिवोर्स ले रही हूँ। हमले के बाद पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच में जुट गई। मुलजिमों की तलाश जारी है। गोली लगने से घायल हुए होटल मालिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले चीन और अमेरिका में इस बार इस बात पर ठन गई कि परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने में कौन पागल हुआ बैठा। अमेरिका ने इस मामले में चीन को गैर जिम्मेदार बताया तो चीन गुस्से में फट पड़ा। पलटवार में उसने अमेरिका को एक नंबर का झूठा और भ्रम का शिकार बता दिया। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और दावा किया कि अमेरिका खुद परमाणु हथियारों पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करता है और चीन को ज्ञान बांटता फिरता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक मैगजीन में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने चीन पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि चीन में परमाणु हथियारों का विशाल भंडार जमा करने की होड़ मची। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा था कि चीन की तैयारी और भी खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो ये काम किसी चोर की तरह छिपते छिपाते कर रहा है। वो कभी बताता ही नहीं कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। यहाँ तक कि चीन ने ऐसी मिसाइलें भी बना ली हैं जो महज 30 मिनट में अमेरिका तक पहुँच सकती हैं। माइक पोम्पियो ने यह भविष्यवाणी तक कर दी थी कि अगर चीन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले 10 साल में उसके परमाणु हथियार कम से कम दुगने तो हो ही जाएंगे। अमेरिका के इसी आरोप पर चीन आग बबूला हो गया। उसने अमेरिका को पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी थी और चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने अमेरिका पर झूठ बोलने और भ्रम में जीने का आरोप मढ़ दिया। यूपी के फतेहपुर में बच्चों के आपसी विवाद में पड़ोसियों ने एक 7 साल की बच्ची को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता का आरोप है कि गांव के महिलाएं समेत 4 लोगों ने उसकी बेटी को जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से मारा, जिससे उसकी बेटी की मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि खेल खेल में 2 बच्चों के बीच आपसी विवाद हो गया था। इस दौरान एक बच्चे ने दूसरी बच्ची के सिर पर डंडा मार दिया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो मृतिका है उसके पिता ने 2 लोगों के बरखिलाफ, एक अल्पना और बबली नाम की महिलाओं के बरखिलाफ तहरीर दिया है और समझी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अभी समय कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बूंदी में एक जैन मंदिर में चौकीदार को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर बड़े आराम से फरार हो गए। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें एक तस्वीर में बदमाश मंदिर के चौकीदार को काबू करते नजर आए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मुंह पर कपड़ा बांधे 5 बदमाशों ने उसे घेर लिया। चौकीदार शोर न मचाए इसके लिए एक बदमाश ने उस पर डंडा तान दिया। खुद को बदमाशों से घिरा पाकर चौकीदार ने भी उनके आगे सरेंडर कर दिया। ये नहीं, डर के मारे वो हाथ जोड़कर उनके आगे बैठ गया। इसके बाद बदमाशों ने उसे कंबल से ढक दिया। चौकीदार को काबू करने के बाद सारे बदमाश बड़े आराम से मंदिर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर में घुसते ही बदमाशों ने वहां रखी दान पेटियों के ताले तोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन जब ताले नहीं टूटे तो वो दान पेटियों को ही उठाकर अपने साथ ले गए। यही नहीं, वो बदमाश मंदिर से चांदी का सिंहासन और मुकुट भी चोरी कर ले गए। सुबह होने पर चौकीदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। बजट से पहले पीएम मोदी ने कल प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बात की। कोरोना के कारण खराब हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अगले बजट की रूपरेखा को लेकर अर्थशास्त्रियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने बजट को देखते हुए जो सलाह दी, उनमें कुछ खास चीजों पर आयात शुल्कों में कमी करना और निजीकरण को बढ़ावा देना प्रमुख है। अर्थशास्त्रियों ने सरकार से खुदरा महंगाई दर पर नजर रखने के लिए भी कहा। इस बैठक में राकेश मोहन, रविंद्र ढोलकिया, शंकर आचार्य और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया शामिल हुए। इसके अलावा के.वी. कामत, विवेक देबरॉय, सौम्या कांति घोष, सोनल वर्मा और अभीक बरुआ भी बैठक में शामिल थे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है।